वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं, लेकिन हम थोड़े से सदमे में भी हैं। ये एक दुखी खबरें हैं दो जो हमें रात से चल रही थी और हमें मिली हैं। हमजा, मेरे ख्याल में हमें अपने नाज़रीन से भी शेयर कर लेनी चाहिए। मारूफ नावल निगार और ड्रामा नवीस हसीना मोइन इंतकाल कर गई हैं। हसीना मोइन तवील अरसे से कैंसर के आर्जे में मुब्तला थी। नमाज जनाजा नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक आई में आज बाद नमाज असर अदा कर दिया बिल्कुल जी। हसीना मोइन साहिबा ने अनकही तन्हाइयाँ, धूप किनारे समेत यादगार ड्रामे तख्लीक किए हैं और PTV के लिए गिरां कदर खिदमात हैं। हमारे अदब के लिए गिरां कदर उनकी खिदमात हैं। और साथ ही जो दूसरी आप बात कर रही थी कि दुख मतलब गमज़दा कर देने वाली हमें ख़बर मिली, पाकिस्तान टेलीविज़न की पहली खातून मेज़बान कंवल नसीर साहिबा भी इंतकाल कर गई हैं। और कंवल नसीर साहिबा जो हैं शुगर के मरज़ में मुब्तला थी और गुज़श्ता चंद रोज़ से वो इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। हम सब उनके लिए दुआगो थे, लेकिन वो जो हैं अब इस दुनिया में नहीं। बिल्कुल, मुल्क व कौम के लिए अपनी गिरां कदर खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी भी हासिल कर चुकी थी वो। और कंवल नसीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात अहमद जवाद की खुशदामन भी थी। कंवल नसीर रेडियो की लेजेंड भी रहीं और बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारी उन्होंने अपने काम जो हैं वो अपनी खदमात अपने मुल्क के लिए जो बिल्कुल ऐसे ही है। और रेडियो की जो लेजेंड मोहिनी हमीद, जिनको हम आपा शमीम के नाम से जानते हैं, उनकी ये साहिबजादी भी थी। हम मतलब कि दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि ये दोनों लेजेंड्स जो हैं जो अब हमें नहीं रहे हैं, इन दोनों की जो है इनको करवट करवट जन्नत नसीब कराएं। इनकी अगली जो मंजिलें हैं वो आसान हों और काम याद रहता है सारी उम्र। अब जब तक रहती दुनिया तक जो है इनका नाम रहेगा और इनका काम जो है वो याद रखा जाएगा। इतना ये खला कभी पुर नहीं हो सकता। मतलब कि लोग चले जाते हैं, हम फिर उनका काम याद करते हैं, उनकी अच्छी चीज़ों को याद करते हैं। तो अब हम दुआ कर सकते हैं, तो आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और नाज़रीन, ये तो आपने सुना ही होगा कि दोस्त तो बदले सकते हैं मगर हमसाए या दुश्मन नहीं बदले जा सकते। बिल्कुल ऐसे ही। और बदकिस्मती से पाकिस्तान का हमसाया भारत है जो हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनता है। मगर हमारे यौम पाकिस्तान पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खैर सगाली का ख़त लिखा जो कि हैरान कुन था। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और इंतहा पसंद जहनीत की वजह से गैर मामूली बात लगती है ये, क्योंकि BJP के इंतहा पसंद अज़ाइम से पूरी दुनिया वाकिफ़ हो चुकी है। और जिस तरह की हरकत भारत की जानिब से वक्तन फ़वक्तन की जाती रही हैं, LOCs की खिलाफ वर्जी की जाती रही है, उसके बाद ये खैर सगाली का ख़त आना ये किसी अजूबे से कम नहीं लगता। एक तरफ दरअंदाजी आप कर रहे हैं, जिस तरह से इशाल तुमने कहा कि जी LOC की खिलाफ वर्जी आप करते हैं और फिर ऐसा सीज़ फायर जो है उसकी खिलाफ वर्जी होती है, तो फिर ये सवालात आते हैं। और सवाल उभरता है कि मोदी का अमन की जानिब हाथ बढ़ाना, बगल में छुरी और मुंह में राम राम तो नहीं? ये भी हो सकता है, क्योंकि आप दुश्मन को अपने करीब, दोस्त को अपने करीब करके तो उसको जब नुकसान पहुंचाते हैं, दोस्त बना के नुकसान पहुंचाते हैं, तो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं आप। तो पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार करते हुए मोदी साहब ने ये लिखा है कि एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते इंडिया चाहता है कि उसके पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी की तरह अमन सलामती से रहे और खैर सगाली के इजहार से कभी पीछे नहीं हटा पाकिस्तान। हमारा तो हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है, यही हमेशा ख्वाहिश रही है कि अमन होना चाहिए। और अभी चंद रोज़ कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग की जो इख्तितामी तकरीब थी उससे खिताब किया था और कहा था कि बड़े सगीर में अमन का ख्वाब उस वक्त तक अधूरा रहेगा जब तक मसला कश्मीर हल नहीं हो जाता। वक्त आ गया है कि माजी जो है उसको दफन करें, आगे बढ़ा जाए और फिर ये खत सामने आना ये बिल्कुल। और साथ ही साथ हमारे पाकिस्तान का ये भी मानना है कि हमारी जो अमन की ख्वाहिश है उसको कमज़ोरी तो हरगिज़ ना समझा जाए। उधर जो मीडिया है, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के पीछे मुत्तहिदा अरब अमारात है, ये कहा जाता है, जिसके नतीजे में गुज़श्ता माह जंग बंदी मुआहिदों की दोबारा पासदारी का अचानक ऐलान भी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है हमजा के इस मरहले में सफ़ीरों की बहाली भी होगी। हाँ, ये हो सकता है। और फिर क्रिकेट सीरीज़ की भी बात हो रही थी और बाद में तिजारत के अलावा मसला कश्मीर के हल पर भी बातचीत होगी। सारी सूरत हाल पर जो पैदा हुई है इस खत के बाद बात करेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार में रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जन साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को खैर सगाली का ख़त लिखा जाना मौजूदा हालात में आप समझते हैं कि एक गैर मामूली वाक़या है या फिर ऐसे ख़त लिखे जाते हैं कोई बड़ी बात नहीं है? ये इस तरह के खैर सगाली के पैगामात नेशनल डेज पर तमाम ममालिक एक दूसरे को भेजते हैं
और इसी तरह अगर कोई हेड ऑफ स्टेट या चीफ एग्जीक्यूटिव बीमार हो जाए तो उसको हेल्थ के लिए विश करना कोई ऐसा गैर मामूली कदम नहीं है जिसको हम यूं समझें कि दोनों ममालिक के दरमियान जो मुखासमत थी वो ख़त्म हो गई थी, जो डिस्प्यूट्स थे वो रिजॉल्व हो गए, जो फ्रोजन रिलेशन थे शायद वो ख़त्म हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक रूटीन मैटर है, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में आता है और इसको से ज़्यादा मैं ज़्यादा अहमियत इसको नहीं देता। सही साहब, बीजेपी के इंतहा पसंद अज़ाइम से पूरी दुनिया ही वाकिफ़ है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का अमन की जानिब हाथ बढ़ाना, कहीं वो मुंह में छुरी, बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाला मामला तो नहीं नजर आता? देखिए, कोई अमन का हाथ नहीं बढ़ाया नरेंद्र मोदी ने। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें दावत दी थी, लेकिन जिस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, उल्टा पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया था। अब अगर आप पिछले उनके जो दूसरे दफ़ा मुंतखब होने के बाद और पहले 4 सालों की कार्रवाई है इसमें देखें तो जो हमें यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब से जो कुछ मिला, जो कुछ इंडियन क्रॉनिकल से मिला, जो कुछ कुलभूषण यादव ने हमारे मुल्क में किया और वो अब भी हमारी कस्टडी में है, और फिर जो नवंबर में 20 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGISPR और फॉरेन मिनिस्टर ने, उन्होंने जिन कैंप्स का जिक्र किया था कि 60 से ज़्यादा कैंप हैं अफगानिस्तान में जहां से हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है और वो CPEC को सैबोटाज कर रहा है, क्या वो और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का ये फरमाना कि ये हिटलर है और फैशिस्ट रिजीम है इंडिया, तो क्या वो तमाम बातें ख़त्म हो गई हैं? क्या कश्मीर में मजालिम रुक गए हैं? क्या उन्होंने जो कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया था और उसको 2 यूनियन टेरिटरीज बना के इंडिया के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, क्या उन्होंने उस आईनी तरमीम को वापस ले लिया है? जब हमारे और हिंदुस्तान के दरमियान एक बुनियादी झगड़े की वजह कश्मीर का इशू है, कश्मीर के इशू को अब हिंदुस्तान सिरे से हल तलब मामला तस्लीम ही नहीं करता, तो जब उन्होंने एक एक्सट्रीम पोजीशन ले ली है और वो उसको न कश्मीरियों को हकूक देने को तैयार हैं, न वो प्लेबिसिट के राइट को मानते हैं, न वो UN के रेजोल्यूशन की कोई परवाह करते हैं, तो इस तरह के मुल्क के साथ आप क्या करने जा रहे हैं या किस बात की तवक्को रख रहे हैं? अजीत डोवाल एक क्लेवर इंसान है और उन्होंने, मुझे जो लगता है करना यह है कि वो सफारती ताल्लुकात बहाल कर लेंगे। जो हमारा वो वाटर डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए टीम गई हुई है उसके साथ कुछ लॉलीपॉप दे देंगे उनको, फिर वो कुलभूषण यादव की रिहाई की बात करेंगे, वो भी वो शायद करवाने में कामयाब हो जाए, और उसके बाद वही पुरानी डगर होगी। कश्मीर के ऊपर न कोई समझौता वो करेंगे, न 5 अगस्त से पहले वाली सिचुएशन को बहाल करेंगे। तो अगर ये सब कुछ करना है तो इसमें मैं समझता हूँ रिलीफ हिंदुस्तान को चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान इस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशन के एतबार से सख्त दबाव में है, लेकिन अमेरिकन हुकूमत जो उसको इस वक्त मुकम्मल सपोर्ट कर रही है, क्या जो बाइडन ने एक भी स्टेटमेंट दी है कि कश्मीर में होने वाले मजालिम को रोका जाए? उनको हांगकांग के अंदर मजालिम तो नजर आते हैं, यमन में भी नजर आते हैं, सीरिया में भी नजर आते हैं, लेकिन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कश्मीर में होने वाला जुल्म नजर नहीं आता। तो अगर इस सारे सिनेरियो को देखें तो मेरे ख्याल में हम जरूरत से ज्यादा खुश हो गए हैं एक पैगाम पर, और हमें अपने रैशनल व्यू को तो इसको रैशनली लेना चाहिए और इस तरह बगले बजाने की जरूरत नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम सामने आ रहा है कि कुछ मुज़ाकरात कामयाब करवाने में किरदार अदा किया जा रहा है। पहले भी मुख्तलिफ ममालिक जो हैं ये किरदार अदा कर चुके हैं। इसकी सालसी में आप समझते हैं कि मुज़ाकरात मौसर साबित हो सकते हैं? मैं समझता हूं कि ये इन दोनों मुल्कों की सालिसी नहीं है, इसके पीछे बरतानिया और अमेरिका भी हैं, और इन दो को आगे इसलिए लगाया गया है कि वहां पे हमारे तकरीबन 30 लाख पाकिस्तानी रोजगार के लिए गए हुए हैं जो अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। तो ये एक तरह की इनडायरेक्ट कोर्शन है जो बरतानिया और अमेरिका कर रहे हैं। ये मेरी जाती राय है, क्योंकि ये शवाहिद से, ये चीज़ों को देखने से ये सब कुछ नज़र आता है कि ये दो ममालिक जिन्होंने अभी सऊदी अरेबिया ने हमें $3 बिलियन का एक बेल आउट पैकेज दिया था, लोन दिया था, और डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल सप्लाई करने की बात की थी,
लेकिन अगर उन्होंने किसी वजह से, जब हमने इजराइल को तस्लीम करने से इनकार किया तो वो पैसे उन्होंने हमसे वापस मांग लिए, तो आज वो कैसे हमसे शिरो शकर होके फिर हमें हिंदुस्तान के साथ टेबल पे बिठाना चाहते हैं? तो मेरे ख्याल में इसके पीछे कोई बड़ा खेल है, इसके पीछे बड़ी गेम है। हमें उसका बगौर जायजा लेना चाहिए और जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जो अहम पोजीशंस पर बैठे हैं, उनको यकीनन इस पर उनकी नज़र होगी और नहीं है तो होनी चाहिए। और इसका मुकम्मल जायजा लेके अगर हमने हिंदुस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करने हैं तो पहले उस सिचुएशन का जायजा लें कि हमने ताल्लुकात ख़त्म क्यों किए थे, क्या वो हालात ख़त्म हो गए और अब बहाली की ज़रूरत है? अगर ऐसा नहीं है और कश्मीर में कोई रिलीफ कश्मीरियों को नहीं मिल रही तो मेरे ख्याल में हमारे ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ इसी तरह रहेंगे जब तक कश्मीर के ऊपर कोई हतमी बात नहीं करने जैसा कि आपने कहा भी कि ये एक ड्रामा हो सकता है भारत की तरफ से, तो क्या पाकिस्तान को भारत के साथ कश्मीर का पुराना स्टेटस बहाल किए बगैर मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए? मैंने यही बात की है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी यही कहा था चंद रोज पहले जब वो एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे नेशनल सिक्योरिटी के। उन्होंने भी यही कहा था कि पहला कदम हिंदुस्तान को उठाना है और वो कश्मीर के बारे में। अगर वो कश्मीर को एक हल तलब मामला तस्लीम कर लें और 5 अगस्त से पहले वाला स्टेटस कश्मीर का बहाल कर दें और फिर इसको किसी तीसरे मुल्क की जो सालिसी है उसके साथ बैठ के अगर हल करने पर आमादा हो जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अमन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और कश्मीर में होने वाला जुल्म भी रुकना चाहिए और हमें अपने मामलात को हल करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर हिंदुस्तान इनको तस्लीम ही नहीं करता तो मुझे नहीं समझ आती कि हम किन बेसिस पर अपने ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ इस्तवार करेंगे। और इसमें कश्मीरी जो शहीद हो रहे हैं, जो 85,000 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं, जिन बेटियों की इस्मत दरी हो चुकी है, जिन बच्चों को पैलेट गन से अंधा कर दिया गया, उनको क्या पैगाम हम देने जा रहे हैं? तो हमें इसका बड़ा बगौर जायजा लेना है। इसके बगैर मुझे नहीं लगता कोई मुस्बत पेशरफ्त। बिल्कुल ठीक है, मुस्बत पेशरफ्त नहीं हो सकती। लेकिन जनरल साहब, जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो तिजारत एक बड़ा अहम मामला होता है जो हमारे सामने आ जाता है कि हम कोशिश करते हैं कि तिजारत से आगाज़ करें आहिस्ता आहिस्ता और फिर हम क्रिकेट सीरीज़ भी करवा देते हैं। एक तिजारत शुरू करते हैं फिर क्रिकेट सीरीज़ करवा देते हैं। इससे कुछ जो है हमें लगता है कि बर्फ़ पिघल रही है। क्या हमें इस पर रहना चाहिए? क्या तिजारत और दीगर मामलात पर कश्मीर से पहले बातचीत हो सकती है? मेरी ज़ाती समझ के मुताबिक नहीं हो सकती, क्योंकि तिजारत करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तिजारत होती रहेगी, हिंदुस्तान भी यही है, हम भी यहाँ पर हैं। जो अफगानिस्तान के आयरन ओर के वसाइल हैं वो भी वहीं पे पड़े हैं। अगर हिंदुस्तान और सजन जंदाल उनको लेके जाना चाहते हैं और हम उनको इजाज़त देना चाहते हैं या हम वहाँ से लेके अपनी स्टील मिल में लेके आना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटीज तो एग्जिस्ट करती रहेंगी। म्यूचुअल ट्रेड होता रहेगा, स्पोर्ट्स भी होती रहेंगे, सफारती ताल्लुकात भी बहाल होते रहेंगे और रहे भी हैं। लेकिन 72 ईयर से जो एक हल तलब मामला था जिसको अब यकसर नजरअंदाज करके हिंदुस्तान ने उसको सिरे से उसकी जड़ ही काट दी है और उसके बाद वो जुल्म कर रहा है कश्मीरी मुसलमानों पर। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि कश्मीर को बैकडोर रखकर हम कोई पेशरफ्त कर सकते हैं या हमें करनी चाहिए। जनरल साहब, क्या भारत की चीन के हाथों जो रुसवाई हुई, भारत को पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर मजबूर किया इस चीज़ ने, या फिर इसमें अमेरिका की नई जो एडमिनिस्ट्रेशन है खित्ते में अमन के लिए, इस हवाले से भारत पर दबाव डाला गया हो? नहीं, मैं समझता हूं कि दोनों नहीं हैं। इस वक्त हिंदुस्तान बड़े सख्त दबाव में है। चीन जो उसके गिर्द घेरा तंग कर रहा है, चिटागांग हार्बर का कॉन्ट्रैक्ट चाइना ने और बांग्लादेश ने कर लिया है। अब वो बे ऑफ बंगाल को चाइना डोमिनेट करेगा। नेपाल में चाइना की पेशरफ्त है। अरुणाचल प्रदेश की वो जो चिकन नेक जिसे हम कहते हैं उसको काटने में कोई ज्यादा देर नहीं लगती। फिर नेपाल के अंदर उनकी है। फिर श्रीलंका में अगर आप देखें तो हम्बनटोटा के बाद अब जो कोलंबो हार्बर है उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी चाइना ने साइन कर लिया है। जिबूटी में चाइना पहुंच गया है। सीपैक जो है और गवादर में चाइना मौजूद है। तो ये जो घेरा तंग किया है उन्होंने, ईरान के साथ उनका एक 25 साल का
अनसाइंड कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो चुका है। अगर ये तमाम चीजें इस कदर चीन ने उनको, जैसे हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, ये उनके गले में डाल दिया है, तो अब हिंदुस्तान को यहाँ से निकालने के लिए इंडो पैसिफिक कमांड में अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए, और क्वाड जो है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया शामिल हैं, उन्होंने अगर चाइना को साउथ चाइना सी में एक्सेस डिनाई करनी है और कोई रोल प्ले करना है, तो फिर अमेरिका ये रिलीफ दिलवाना चाहता है हिंदुस्तान को और उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन में लाकर उसको चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि मुझे इस पूरी डेवलपमेंट के पीछे अमेरिका हाथ नजर आता है और उनके फ्रंटमैन के तौर पे बरतानिया अपना रोल। ठीक है, मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे और उनका ये कहना है कि सबसे पहले कश्मीर की बात होगी, उसके बाद तिजारत की बात हो सकती है, सफारती मामलात की बात हो सकती है, सीरीज की बात हो सकती है, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जो हल तलब मसला है कश्मीर, जब तक उसका कोई हल नहीं निकलेगा तब तक जो है दोनों मुल्कों के हालात, आपस में ताल्लुकात बेहतर हो ही नहीं सकते। बिल्कुल, वो तो कहते हैं कि इस हवाले से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात भी नहीं होने चाहिए जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता, किसी तरफ बात नहीं लग जाती। लेकिन इस वक्त हम मेरे ख्याल में मौसम के कुछ बात करेंगे, मौसम से निकलते हैं थोड़ा बिल्कुल, और जो मुल्की मौसम है, सूरत हाल क्या होने वाली है इस पर बात करते हैं। जनाब, कराची वाले तैयार हो जाएं क्योंकि महकमा मौसमियात ने शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे और आइंदा चंद दिनों में हीट वेव्स का इम्कान जाहिर कर दिया। हाँ जी, गर्मी आ नहीं रही, गर्मी आ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री तक इजाफे का इम्कान है, जिससे दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और महकमा मौसमियात ने ये बताया है कि 30 मार्च के बाद दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जा सकता है और हीट वेव्स आने की भी इम्कानात जाहिर किए गए हैं। इससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं शहरी के, शहर सिंध की अगर बात करें, शहर कायद की बात करें, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि हीट वेव्स जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं सख्त के इंसान जो है वो उससे मुतासिर हो जाता है। जबकि मगरबी सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है कि रुखसत होने के बायस हवाओं का रुख तब्दील होगा और कराची में शिमाल मगरिब से खुश्क और गर्म हवाएं चलेंगी। और इसी हवाले से हम बात करेंगे तर्जुमान महकमा मौसमियात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद मलिक साहब, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, हीट वेव का खदशा है, क्या ये बात दुरुस्त है? और दर्जा हरारत के हवाले से जो हम तक मालूमात पहुंची हैं वो भी क्या दुरुस्त है सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये कराची और सिंध में जो है हीट वेव अगले वीक से इंशाल्लाह होगी और इसके टेम्परेचर आप 39 पे कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये 40 को भी टच कर सकते हैं। और ये इससे पहले भी ऐसे जो है वो इन दिनों में टेम्परेचर ऐसा रहता है और 40 तक कभी कभी जो है हीट वेव की वजह से जा सकता है। लेकिन ये नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह बुध तक ये ऐसी सिचुएशन रहेगी। बुध के बाद फिर टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे और मामूल के मुताबिक हो जाएंगे। खालिद साहब, अगर कराची के अमूमन मौसम की बात करें गर्मियों में, तो दर्जा हरारत कहाँ तक जाता है और इस बार कहाँ तक जाने की उम्मीद है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि गर्मियाँ ज़्यादा आएंगी, शदीद भी होगी लहर इस बार, तो क्या समझते हैं आप? नॉर्मली इन दिनों में जो टेम्परेचर है वो 34-35 की रेंज में मैक्सिमम रहता है, लेकिन हीट वेव की वजह से 4 से 5 डिग्री वो इंक्रीज हो सकता है और वो 39 to 40 तक जा सकता है। ये तो मैं मार्च की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर हम आगे अप्रैल में जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर फिर और इससे बढ़ के और ज्यादा हो जाएगा। और जिस तरह आप गर्मियों की बात कर रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है कि इस दफा जो गर्मियों का दौरानिया है वो थोड़ा सा हमें ज्यादा लग रहा है और उसकी वजह से जो हीट वेव्स हैं वो इसी अप्रैल में मजीद आने के चांसेस भी हैं। तो ठीक है, हमें खालिद मलिक साहब ज़रा लोगों के लिए ये बता दें कि हमें हीट वेव में क्या चीज़ें जो हैं, क्या इक़दामात हमें करने चाहिए, एहतियात क्या करनी चाहिए जो आसानी से हम कर सकते हैं? हीट वेव का मकसद ये होता है कि आपका जो हीट इंडेक्स है, टेम्परेचर बढ़ता है उससे हीट इंडेक्स बढ़ जाता है। हीट इंडेक्स बढ़ने की वजह से आपको जो डायरेक्ट सन रेज हैं वो आपको हिट करती हैं और वो आपको सेहत के लिहाज से नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप नंगे सर जो है वो बाहर ना निकलें और सर को ढांप लें और कोशिश ये करें कि ज्यादातर धूप के सामने ना रहें। सही है।
बिल्कुल ठीक है। तर्जुमान महकमा मौसमियात खालिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और हीट वेव के हवाले से बता रहे थे खर्चा मौजूद है और 40 को टच कर सकता है कराची का दर्जा हरारत, गर्मी भी इस बार शदीद हो सकती है, लिहाजा अपने सरों को ढांप कर रखें कैप से, कपड़े से, ताकि आप हीट वेव से बच सकें। और पुतल अपने साथ लाजमी रखें जिस तरह से शाल कैरी करती हैं, मैंने आपको बताया भी था। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा मिलते हैं। मैं जरा तरबूज वाली बात करता हूं।